हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की व्याकरण पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है भाषा एवं व्याकरण। चैप्टर का नाम क्या है आपके? भाषा एवं व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। चलिए हम देखते हैं भाषा। पहली जो आपकी हेडिंग दी हुई है वो है भाषा। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यानी भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम यानी सामने वालों को जो है अपने मन की बात, यानी हमें क्या कहना, हम क्या कहना चाहते, उसे बोलकर या फिर लिखकर या फिर पढ़कर जो है सामने वाले को बता सकते हैं। उपयुक्त चित्रों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं। पहले चित्र में दो लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है। तीसरे चित्र में एक लड़का बस रुकवाने के लिए संकेत कर रहा है। अब ध्यान दें, यानी कहा जा रहा है कि जो ऊपर चित्र दिए गए, देखिए जो दो लड़कियां, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं? बातें पढ़ रही हैं। और जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ रहा। और जो ये है वो जो बस रुकवाने के लिए जो है इशारा करे, संकेत दे रहे हैं। फिर अब देखते हैं नंबर 1 दिया हुआ, लड़कियां बातें करते हुए अपने मन की बात एक कहे और समझ रही हैं। यानी जो लड़कियां वो आपस में बात कर रही हैं तो अपने मन की बातें जो है एक दूसरे को बता रही हैं और जो है सामने वाले की बात जो है समझ रही हैं। वो किस प्रकार से? सुनकर और बोलकर। व्यक्ति समाचार पत्र पढ़कर छपे समाचारों का भाव ग्रहण कर रहा है। यानी जो व्यक्ति है वो समाचार पत्र पढ़कर जो समाचार पत्र में जो समाचार दिया हुआ है उसका जो भाव है उसे ग्रहण कर रहा है, यानी उसकी जानकारी जो है प्राप्त कर रहा है। नंबर 3, लड़का संकेत इशारे के माध्यम से बस रुकवाने की कोशिश कर रहा है। यानी जो लड़का है वो इशारे के द्वारा जो है बस रुकवाने की जो है कोशिश कर रहा है। भाषा द्वारा अपने मन की बात कहते हैं तथा दूसरों की बातों को समझते हैं। यानी जो भाषा है उसी के द्वारा जो है अपनी मन की बात जो है दूसरों से कह सकते हैं और दूसरों की बात जो है वो समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार दूसरे के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरे के भाव या विचारों को स्वयं समझ सकता है। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा जो व्यक्ति होता है वो अपने मन के भाव या अपने मन की बातों को, विचारों को बोलकर, लिखकर एक दूसरे के सामने जो है प्रकट कर सकता है और दूसरे की बात जो है सुनकर या पढ़कर जो है समझ सकता है। भाषा के रूप देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ भाषा के रूप। भाषा कितने रूप है? भाषा के मुख्यतः 2 रूप है। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जिसे हम बोलकर, यानी अपने मन की बात जो है बोलकर सामने वाले को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। और लिखित भाषा वो है जो हम अपने मन की बात लिख कर सामने वाले को बताते हैं, वो है लिखित भाषा। यानी कि हम पत्र लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब अपने भाव विचार मुख से बोलकर पढ़कर करते हैं तब भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। यानी जो हमारे मन के भाव होते हैं या विचार होते हैं अपने मुख यानी कि मुंह से बोलकर जो है सामने वाले को प्रकट करते हैं, यानी सामने वाले को बताते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? मौखिक भाषा का रूप होता है, यानी मौखिक भाषा वहाँ पे कहलाती है। उदाहरण के लिए, भाषण देता हुआ नेता, न्यायालय में दलील देता हुआ वकील। यानी भाषण देता हुआ नेता, यानी जो नेता होते हैं वो अपने बात जो है भाषण जब देते हैं तो अपने विचार, अपने बातों को बोलकर एक दूसरे के सामने बताते हैं, प्रकट करते हैं। उसी तरह न्यायालय में दलील करता हुआ वकील, यानी जो वकील होता है जो अपने पक्ष की, यानी जो जिसके तरफ से वो केस लड़ रहा होता है उसकी जो दलील होती है जब वो जज के सामने रखता है तो बोल कर ही रखता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? मौखिक भाषा होगी, यानी वहाँ मौखिक भाषा का जो है प्रयोग होता है। अब देखिए आपकी अगली जो हेडिंग दी है वो है लिखित भाषा की। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। यानी जो कुछ, यानी हम अपने मन की बात जब लिख कर या दूसरे को बताते हैं, दूसरे की मन की बात जो पढ़कर समझते हैं तो क्या होता है? भाषा का लिखित रूप होता है। उदाहरण के लिए नंबर 1 है, देखिए, पत्र लिखती हुई एक लड़की। नंबर 2, परीक्षा में
उत्तर लिखता हुआ छात्र, यानी जो पत्र लिखती हुई लड़की है, जो उसके मन में बात होगी, यानी जो सामने वाले से कहना चाहती होगी, वो अपने मन की बात जो उस पत्र में लिखकर सामने वाले को बताएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, लिखित भाषा होगी। उसी तरह जब विद्यार्थी, यानी जब परीक्षा में विद्यार्थी जो है, छात्र जो है, वो क्वेश्चन के जो आंसर होता है वो लिखता है ना, तो भी वहाँ पे भी जो है भाषा का लिखित रूप होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ भाषा तथा बोली। राष्ट्रभाषा, कई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा यह व्यवहार और बोलचाल में लाई जा रही है, तब वह राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, वो हिंदी है। तो यही कहा जा रहा है, जब कोई भाषा विकसित होते होते इतनी विकसित हो जाए कि जो राष्ट्र में जो लोग हैं, वो अधिकांश लोग जो है इसी भाषा को जो बोलने लगे या समझने लगे, तो क्या होती है, वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हो जाती है, यानी बन जाती है। मातृभाषा, बालक अपने परिवार अथवा माता पिता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी जब बच्चा छोटा रहता है तो जो जिस लैंग्वेज में उसके सामने बात किया, जो बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, वो उसे सुनते सुनते उसी भाषा को जो है बोलने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जो भाषा का क्षेत्रीय रूप है उसे क्या कहा जाता है, बोली। उदाहरण के लिए हरियाणा क्षेत्र के लोगों द्वारा हरियाणवी बोली बोली जाती है, यानी जो हरियाणा के लोग हैं वो कौन सी बोली बोलते हैं, हरियाणवी। ब्रज के लोगों द्वारा ब्रज के लोगों द्वारा ब्रज तथा अवध के लोगों द्वारा अवधी बोली प्रयोग में लाई जाती है, यानी जो ब्रज के लोग हैं वो ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी ब्रज भाषा बोलते हैं, और जो अवध के लोग हैं वो अवधी भाषा यानी अवधी बोली जो है वो बोलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, यानी जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा जो है जो 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है, जिनके नाम यहाँ पे आपको दिए गए। नंबर 1 असमिया, नंबर 2 उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बोडो, बंगाली, नेपाली, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, सिंधी, संथाली, संस्कृत, हिंदी। ये जो है आपकी 22 भाषाएं हैं जिनको जो है सरकार द्वारा यानी भारतीय संविधान द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। लिपि, अब देखिए यहाँ पे आपको लिपि दिया हुआ। प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों को लिखित रूप में देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। यानी जो प्रत्येक भाषाएं होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए जो है रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। जैसे कि हम हिंदी की भाषा जब उसमें आ की मात्रा लगाते, ऊ की मात्रा लगाते, जो मात्राएं होती है, चिन्ह होते हैं, जो यानी हम ऊ ले सकते हैं, आ ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, सब क्या हो जाएंगे, हमारे जो है लिपि हो जाएंगे, क्योंकि हमें उन्हें चिन्हित करना है ना। यानी हिंदी की जो भाषा है उसे चिन्हित करने के लिए हम बताएंगे कि जो इस भाषा के जो है ये शब्द है, कौन से, ई, आ, ऊ, का, खा, गा, ये हिंदी भाषा के है। उसी तरह अगर हम उर्दू का ले रहे हैं तो उसी तरह हम उर्दू में ही बताएंगे, या किसी और भाषा का ले रहे हैं तो हम उस भाषा में बताएंगे कि इस भाषा के जो है वो शब्द है, यानी चिन्ह है निर्धारित, यानी हम चिन्ह द्वारा जो है उसे समझाएंगे कि ये कौन सी भाषा के जो चिन्ह है। तो उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए का, खा, गा, यानी कि का, खा, गा जो है वो हिंदी भाषा के है ना, हिंदी भाषा को चिन्हित कर रहे हैं। आदि लिपि को चिन्ह ही है, आदि लिपि जो है उनके भी चिन्ह है। नंबर 1 भाषाओं की लिपि, जो भाषाएं उनकी लिपि। नंबर 1 हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषा की देवनागरी लिपि है। यानी जो हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषा है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है। उर्दू भाषा की फारसी लिपि। अंग्रेजी भाषा की जो है रोमन लिपि है। व्याकरण, प्रत्येक भाषा के कुछ विशिष्ट नियम एवं सिद्धांत होते हैं। ये सिद्धांत भाषा को बोलने लिखने की शुद्धता से संबंधित होते हैं। व्याकरण से हम भाषा को
भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना सीखते हैं। यानी कहा जा रहा है जो व्याकरण है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, भाषा को जो है शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। और जो भाषा है उसके विशिष्ट नियम एवं सिद्धांत होते हैं, और जो सिद्धांत होते हैं वो भाषा को लिखने और बोलने की जो शुद्धता है उससे संबंधित होते हैं। लिखना एवं पढ़ना सिखाते हैं। इस प्रकार वह शास्त्र जो हमें भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है वह व्याकरण कहलाता है। यानी जो सिद्धांत या जो शास्त्र जो है हमें भाषा की शुद्धता का नियम बताता है उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण। भाषा और व्याकरण, क्योंकि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना एवं बोलना सिखाता है, अतः व्याकरण और भाषा का आपस में घनिष्ठ संबंध है। भाषा की शुद्धता, प्रभावशीलता तथा स्पष्टता मात्र व्याकरण ज्ञान से ही संभव है। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। यानी कहा जा रहा है व्याकरण जो है हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, इसीलिए जो इनमें घनिष्ठ जो है संबंध है। देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस का देश आभारी है। अशुद्ध, यानी ये क्या है, अशुद्ध है। यानी कि इसमें जो है ये लाइन से नहीं दिया गया। क्या दिया गया, सुभाष चंद्र बोस का देश आभारी है। यानी इसमें जो कोई मेल नहीं है, इसमें कोई तुकबंदी नहीं मिल रही है, यानी ये जो है अशुद्ध वाक्य है। अब देखिए नीचे दिया हुआ देश सुभाष चंद्र बोस का आभारी, ये शुद्ध वाक्य है। यानी इसमें जो है मेल है, यानी ये लाइन से दिया गया, इसमें जो वर्ड है इधर उधर नहीं दिए गए, यानी सेंटेंस जो है लाइन से दिए गए हैं आपके। ये पीछे दिए गए पहले वाक्य में कर्ता का प्रयोग गलत स्थान पर होने से वाक्य का मूल भाव ही बदल गया था। यानी जो पहला वाक्य हमको दिया गया था उसमें जो है कर्ता का यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है वो गलत स्थान पे लिया गया था, इसलिए क्या था, जो वाक्य था उसका पूरा भाव ही जो है वो मूल भाव जो था वो बदल गया था। अतः यह वाक्य अशुद्ध था, यानी ये वाक्य जो था वो अशुद्ध था। व्याकरण के नियम अनुसार शुद्ध वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता देश आएगा। यानी नियम, व्याकरण के जो नियम है उसके अनुसार जो शुद्ध वाक्य होंगे उनमें सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो कर्ता का या देश आएगा, यानी सबसे पहले जो कर्ता का या देश का नाम आएगा। व्याकरण में अध्ययन किए जाने वाले प्रमुख विषय, यानी देखिए यहाँ पे व्याकरण में जो हम अध्ययन कर सकते हैं उसके लिए जो है प्रमुख विषय दिए गए। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, अव्यय, काल, शब्द भंडार, शुद्ध वर्तनी, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। यानी इसमें जो है व्याकरण में अध्ययन करने वाले शब्द है, मुहावरे हैं, विराम चिन्ह है, यानी कहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है, शुद्ध वर्तनी है, शब्द भंडार है, काल है, क्रिया है, कारक है, विशेषण है। ये सब जो है वो व्याकरण के अध्ययन में आते हैं। जब हम इन सब का अध्ययन कर लेंगे कि हमें इसका प्रयोग कहाँ पे किस तरह से करना है, तो जो हमारे वाक्य है वो हम शुद्ध बना सकेंगे। व्याकरण के मुख्य अंग, व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग है। नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। नंबर 1 वर्ण विचार, आपके जो पहली हेडिंग है वह है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के भेद, अनेक उच्चारण तथा संयोग की रीति आदि पर विचार किया जाता है। यानी जो वर्ण विचार है उसके अंतर्गत जो है वर्ण और वर्णों के जो भेद होते हैं उनके उच्चारण और संज्ञों की रीति पर विचार किया जाता है। वर्णों के द्वारा ही शब्द तथा वाक्यों का निर्माण होता है, बिना वर्ण के भाषा का अस्तित्व ही नहीं है। यानी कहा जा रहा है कि जो वर्ण होते हैं उसी के द्वारा जो है भाषा यानी शब्द जो द्वारा ही शब्द तथा जो वाक्य होते हैं उनका निर्माण होता है, बिना वर्ण के जो है भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत अगली हेडिंग जो है आपकी है वो शब्द विचार है। इसके अंतर्गत शब्द के रूप, भेद, महत्व, उत्पत्ति व रचना आदि पर विचार किया जाता है। शब्दों से ही वाक्यों का निर्माण होता है। यानी जो शब्द विचार उसके अंतर्गत क्या होता है, शब्द के जो रूप होते हैं, भेद होते हैं, महत्व होते हैं, उत्पत्ति होती है, वो जो उनकी रचना होती है उन पर जो है विचार किया जाता है। और जो शब्द होते हैं उन्हीं से जो है वाक्यों का निर्माण होता है, वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विचार, विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्यों से ही वार्तालाप, भाषण,
अनुच्छेद, विचार तथा भाव आदि का निर्माण होता है। यानी जो वाक विचार होते हैं उसके अंतर्गत जो है वाक, वाक्यों के भेद, वाक्य विशेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों का जो है अध्ययन किया जाता है। जो वाक होते हैं उनसे, उन्हीं के जरिए जो है वार्तालाप, भाषण, जो अनुच्छेद, विचार होते हैं और आदि जो होते हैं भाव का निर्माण होता है। जब हम यहाँ एक वाक्य लिखते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है, ये सब जो है इसमें वाक्य विचार के अंतर्गत आता है। यानी कि एक वाक्य को किस तरह से पूरा करना और कहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाना है, किस तरह से इसे शुद्ध बनाना है, तो वाक्य विचार के अंतर्गत इसका अध्ययन जो है किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर था वो यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसे अच्छी तरह से लर्न करिए एंड रीड करिए।